मेरा नाम अनुपमा राग। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि राग वैसे तो म्यूज़िक से रिलेटेड है, सभी जानते हैं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड अनुराग भदौरिया जी के आधा नाम है। तो राग अनुराग का आधा नाम है, इसीलिए अनुपमा राग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ लखनऊ की बेहद ख़ास पर्सनालिटी हैं अनुपमा राग जी, जो म्यूजिशियन भी हैं, कंपोज़र भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने लखनऊ को तब से शूटिंग के लिए माहौल देना शुरू किया जब शायद दूसरे लोगों ने या सरकारों ने सोचा नहीं था। राहत फ़तेह अली खां जैसे बड़े आर्टिस्ट को लेकर उन्होंने लखनऊ में शूटिंग की। बहुत सारे उनके वीडियो एल्बम हैं, फिल्मों में भी उनके गाने आए हैं। और कैसी यात्रा अनुपमा जी की रही है ये हम आपको बातचीत में सुनवाएंगे। अनुपमा जी का नाम अनुपमा राग क्यों पड़ा, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उनका जो पूरा नाम है अनुपमा सरोज सिंह है। अनुपमा राग कहाँ से शुरू हुआ, तो स्वागत करते हैं अनुपमा जी का। पहले अनुपमा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। सबसे जो पहला सवाल लोग यही जानना चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, म्यूजिक के प्रति आपका इंटरेस्ट कहाँ से था? जी मुझे लगता है मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो अपनी मदद खुद करते हैं उनकी मदद दुनिया करती, कायनात करती है। तो अपनी मदद मैंने खुद की, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है। बाकी रही पढ़ाई लिखाई और जैसा कि आप जानते हैं मैं डिप्टी कमिश्नर जीएसटी भी हूँ। तो जो लोग सुनते हैं कि हाँ ये सिविल सर्विसेज में है तो उन्हें लगता है कि हाँ प्राइमरी प्रोफेशन तो ये है और म्यूज़िक एक पैशन है। लेकिन पैशन को पहचान बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए बहुत वक्त, बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी ही है कि बचपन से सीखा, भातखंडे से सीखा, विशारद किया, गुरुओं से आशीर्वाद लिया, सब चीज़ें थी। लेकिन जो असली जो जर्नी है वो बॉलीवुड से मेरी शुरू हुई और वो बहुत काफ़ी लेट हुई। मैं एज एन ऑफिसर मैं काम कर रही थी, सब कुछ था, लेकिन वो एक चीज़ कुछ मिसिंग लगती थी। पैशन जो आपका था मिस हो रहा था। हाँ, वो मिस हो रहा था और उसे उस लेवल तक मैं पहुंचाना चाहती थी कि वाकई मुझे लगता था कि हाँ काबिलियत है, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं इसको ट्राई करते हैं। तो खुशकिस्मती से कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हुई जो खुद इस चीज़ में बिलीव करते हैं किसी में टैलेंट हो तो उसे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बल्कि वो ही मुझे लेके गए बॉम्बे। और शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि मैंने पहले एक एल्बम खुद कंपोज़ किया, खुद लिखा, खुद गाया। उसे मुज़फ़्फ़र अली साहब ने लॉन्च किया यहाँ पे। काफ़ी अच्छा एक फंक्शन हमने किया। अब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, तो बस वो बॉम्बे तक समझिए वो खुशबू पहुँच गई। वहाँ से कुछ म्यूज़िक कंपनीज़ ने मुझे अप्रोच किया। तो एक बार आप बॉम्बे, कहते हैं ना कि दरवाज़ा खुलता है, तो फिर आप अगर वहाँ पे चले गए, नहीं अवसर अपने आप तो नहीं मिलते हैं। बहुत स्ट्रगल मैंने भी किया और बस ये कि वापसी का रास्ता वहाँ से आता नहीं है। अच्छा। जो वहाँ पहुँच जाता है तो फिर वहीं का होके रह जाता है। लेकिन मुझे इस बात, लेकिन आप तो मुंबई को लाई ना लखनऊ। जी बिल्कुल वही उसी पे आ रही थी कि मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि मैंने लखनऊ को कभी छोड़ा नहीं, अपनी ताकत बनाकर मुंबई में हमेशा पेश किया। और मैं एक प्राउड लखनऊआइट हूँ और बहुत लखनऊ से बहुत महान, बहुत अच्छे कलाकार बॉम्बे में हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं ही शायद ऐसी एक होंगी जो यहाँ पर रह कर काम कर रही हूँ। और वरना तो लोग लखनऊ छोड़ के मुंबई में काम करते हैं, वहीं होकर रह जाते हैं। और एक्चुअली उन्हें कुछ मतलब भी नहीं है कि वो लखनऊ के हैं नहीं है, वो बॉम्बे में हैं, बॉम्बे के ही होके रह गए। लेकिन मैंने हमेशा अपनी रूट्स को पकड़ के रखा और उसकी एक वजह मेरी नौकरी भी रही कि यहाँ पर, क्योंकि भाई पोस्टेड हूँ तो रहना है यहाँ पे। लेकिन मैंने उसे भी हमेशा एक समझिए भगवान का आशीर्वाद मानकर उसकी हमेशा रिस्पेक्ट की है कि मुझे कोई चीज़ उन्होंने दी है तो उसको उतनी ही अच्छे से निभाना है। मैंने उसे कभी सेकेंडरी पोजीशन पे नहीं रखा। पहला जो बड़ा अवसर था जी, जो बड़ा ब्रेक था, वो क्या था? सबसे बड़ा ब्रेक, और मैं तो कहती हूँ वो अभी भी सबसे बड़ा ब्रेक है, वो था एक गाना, शीला भी मानी मुन्नी भी मानी, शालू के ठुमके की दुनिया दीवानी।
तो आनंद राज आनंद ने ये गाना बनाया हुआ था, वो गाना सिंगर की तलाश में थे। मैंने एक स्ट्रगल का दौर तो रहता ही है जब आप कहीं भी नई जगह जाते हैं, तो खुशकिस्मती से वो उन्हें आवाज़ क्लिक कर गई और उन्होंने फिर वो गाना गवाया, वो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। और मतलब इतना अच्छा करीना लगता कपूर था। पे नहीं, मल्लिका शेरावत पे आया था और फिल्म थी बिन बुलाए बाराती। तो डीजेज में बजता था, शादियों में बजता था, और जब मैं मतलब कहीं जाती थी तो मुझे शादी में वही गाना खुद बजता हुआ सुनाई देता था वो। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक था। कैसा लगता था जब अपना ही गाना कहीं सुन रहे होते थे और लोग डांस कर रहे होते थे? बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊं। और वो जो एक मोमेंट है ना, उसकी सबको बहुत किसी ने बहुत साल गुजारे होते हैं, उनको उस मोमेंट का इंतज़ार होता है। मुझे वहाँ जाते ही थोड़े से स्ट्रगल के बाद मिल गया, लेकिन मुझे लगता है जिन्हें आसानी से सफलता मिलती है तो उनका स्ट्रगल उसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि फिर आपको वो चीज़ मेंटेन करनी होती है। तो मेरा भी मुझे लगता है स्ट्रगल उसके बाद असल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस जगह को बनाए रखना था। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें लैकिंग थी, थोड़ा मार्केटिंग में नहीं कर पाई या कुछ ऐसा रहा होगा। जैसे लोगों को एक ब्रेक मिला और गाना हिट हो गया और बिल्कुल बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे अपने लिए बहुत जगह बनाने के लिए बहुत कश्मकश करनी पड़ी, लेकिन मेरे गाने आए, 4-5 गाने एकदम सीरीज़ थी राहत फ़तेह अली खान के साथ। फिर एक फिल्म और थी, उसमें मैंने गाना गाया। फिल्म का नाम था अरे इनकी थी ना, चिराग पासवान की। हाँ, और उसमें मेरा गाना था नज़र से नज़र मिले। तो राहत फ़तेह अली खान के साथ फिर मुझे फिर से बहुत बड़ा एक ब्रेक मिला। साजिद वाजिद का म्यूज़िक था, और इस तरह से मैंने कई फिल्मों में गाया। लेकिन क्या था कि ये आना जाना और फिर काम मांगते रहना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और कई लोगों से आपने सुना होगा कि बॉम्बे में काम मांगना भी एक काम होता है। तो इससे मैंने सोचा कि कैसे निजात पाई जाए, और ये मेरे नेचर में भी नहीं है कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटती रहूँ। मेरे अंदर एक प्रतिभा हमेशा से थी, वो थी कंपोज करने की, म्यूज़िक बनाने की। तो मैंने उसे एक्सप्लोर करना फिर से शुरू किया कि भाई सिंगिंग में मैं एक लिमिट में ही रह जा रही हूँ, और एज अ सिंगर अगर आप शोज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत उसकी लॉन्जिविटी नहीं है ना, शेल्फ लाइफ नहीं होती है एज अ सिंगर। लेकिन कंपोज़र की होती है, मरते दम तक कंपोज़र कंपोज कर सकता है। राइटर की होती है, मरते दम तक लिख सकता है। तो मैंने उस पर फिर बहुत काम किया, कंपोजिंग और राइटिंग पे। हाँ, और यही वजह है कि जिन राहत फ़तेह अली खान के साथ मैंने डुएट गाया, फिर उन्होंने मेरा गाना गाया और लखनऊ आके शूट किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। कैसा अनुभव था वो राहत फ़तेह अली खान के साथ? वो आज भी, जैसा मैंने पहले कहा, वैसे ही आज भी वो एक बहुत बड़ा अनुभव था। और इतना बड़ा सिंगर, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गाना उनको बहुत पसंद था, और इतने प्यार से उन्होंने निभाया, इतने प्यार से अपना बना के गाया। और लखनऊ आए वो ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ, आके रहे, यहाँ पे शूट किया। रोज़े चल रहे थे, उसमें उन्होंने इतनी गर्मी में शूट किया। हाँ, तपती में सोचिए, अम्बेडकर पार्क के जो तपते वो पत्थरों में उन्होंने शूट किया, हाँ, मई की गर्मी में, और उस समय रोज़े चल रहे थे उनके। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था, ये एक कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। उसके बाद तमाम आपके वीडियो एल्बम आए, क्या क्या वो रहे हैं, थोड़ा सा जो हिट और जिनके बारे में आप बताना चाह रही? हाँ, हम बहुत एक अच्छे दौर में हैं कि सिर्फ फिल्में एक एवेन्यू नहीं है किसी भी कलाकार के लिए। अब यूट्यूब खुल गया है, ठीक है, तो आप घर बैठ के भी एक स्टार बन सकते हैं, आपको बॉम्बे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और जिसमें टैलेंट है वो निकल के आता ही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव दौर है सिंगर्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए। तो ये था कि फिल्में ही अब सिर्फ मेरे लिए नहीं हैं। मैंने अपने खुद के सिंगल्स, जैसे सभी कर रहे थे, जो भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, चाहे वो हनी सिंह हों, चाहे वो गुरु रंधावा हों, इतने बड़े बड़े नाम हैं, कोई किसी के लिए मोहताज नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर उनको ब्रेक देगा। लोग उनको अप्रोच करते हैं कि आपने इतना अच्छे गाने बनाए, हमारे मूवी के लिए भी गाना बनाई। तो मैंने वही राह फिर पकड़ी। अच्छा। और वो मुझे बहुत सूट करती थी। आप देख सकते हैं मेरा स्टूडियो है, और
मैं यहाँ पे स्क्रैचेस सारे बनाती हूँ, मतलब हम यहाँ पे बैठ के जो एक रफ काम है, मतलब कंपोज करने के बाद अरेंजमेंट वगैरह सब, बिल्कुल मेरा स्टूडियो एकदम वेल इक्विप्ड है, तो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं। और फिर बॉम्बे में जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं जिनको मेरा काम पसंद है, वो मेरा काम खुद लेते हैं और वहाँ पे फाइनल काम हमारा अच्छा। होता है। हाँ, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ सारा। अभी जो हाल में कुछ वीडियोस हैं रिलीज़ किए, उनका थोड़ा सा बताइए कैसे रहे वो? अभी मेनली मेरा काम जी के साथ ही चल रहा है, और अच्छा। अभी 2 गाने आए इस साल के, जाने कैसे और तेरा यूं अगर आपने सुना होगा। आईने में ज़रा खुद को देखो कभी, आईना खुद बताएगा कैसे हो तुम। ये रील बहुत सुपर हिट अच्छा। है। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल तो रील अगर हिट हो गई, हाँ। करीब 4 लाख रील्स इसकी बन चुकी हैं। हाँ। और इसमें लोगों ने आईने का फिल्टर इस्तेमाल किया है। अच्छा। और ये गाना, मतलब ये जो मैंने आपको अच्छा, आईना हर घर में होता है? नहीं, उसमें एक फिल्टर है। अच्छा। हाँ, इंस्टा पे एक फिल्टर है। हाँ। तो ये लगाकर, और ये एक्चुअली अंतरा है, ये स्टैंजा है गाने का, गाना कुछ और है। अब आपको कॉपीराइट का मसला होगा वरना मैं सुनाती। हाँ। तो गाना कुछ और है, ये अंतरा है, और इसको यूज़ किया है लोगों ने। करीब 4 लाख रील्स तो अभी बन चुकी हैं उसकी। हाँ, तो इसका एक आप लिंक दे दीजिएगा, हम दर्शकों को कॉपी अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे देंगे, ताकि वो भी आईना को सुन सकें। जी जी बिल्कुल। ये गाने का नाम तेरा यूं है। अच्छा। हाँ, साज भट्ट ने गाया है। तेरा यूं देखना, हाँ तेरा यूं देखना आप कह सकते हो, और वो बहुत खूबसूरत गाना है, ये आप सुने ज़रूर। तो अभी तो ये है, और मैं तो कह रही हूँ कि इतने साल मैंने गुजार दिए हैं बॉलीवुड में, और मूवीज़, सिंगल्स मेरे कंपोज, मेरे लिखे गाए, ये सारे गाने मिला लें तो दर्जनों गाने मैं अब तक बना चुकी हूँ। हाँ। आगे कोई जो प्रोजेक्ट आप अभी करने जा रही हैं जिसको लेके बताना चाहती हूँ? अभी 4 गाने फिर पाइपलाइन में हैं। अच्छा। हाँ, एक गाना शूट हो चुका तो है। वो चारों आप पे ही शूट होंगे? हाँ, तो मैंने एक्ट्रेस के रूप में भी काम कर रही हैं? नहीं, एक्ट्रेस कहलवाने में मुझे कोई प्राउड नहीं फील होगा मुझे। मैं बस सिंगर हूँ, मैं कंपोजर, मैं म्यूजिशियन हूँ बेसिकली। और कोशिश ये रहती है, क्योंकि ज़माना भाई दिखने का है। हाँ, शोबिज़ में हूँ, शोबिज़ पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो चुका है, तो कोशिश ये रहती है कि फेस वैल्यू भी बनी रहे और वॉइस वैल्यू भी बनी रहे। तो जो अपनी लिरिक्स हैं वो मेरे ऊपर ही पिक्चराइज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक आपका लंबा सफ़र रहा है, आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, आप अपनी फैमिली को पूरा देखती हैं, पॉलिटिकल फैमिली है, तमाम सारे प्रेशर होते हैं। हाँ जी। उसके बाद भी आपने खुद को कैसे मेंटेन कर रखा है कि आप एक एक्ट्रेस जैसी है, एक्ट्रेस हैं? थैंक यू सो मच। तो आपका कहना तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं बिल्कुल, हम तो देखिए कई सालों से आपको देख रहे हैं, लेकिन आप में परिवर्तन एक पॉजिटिव ही हुआ है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बस यही सुनने के लिए लगे रहते। तो इसका कुछ राज बताइए थोड़ा। आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, या और जो चीज़ें, थिंकिंग, कैसे इसको मेंटेन रखती है? मैं अपने लिए बस यही मानती हूँ कि आई वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड आई कॉन्स्टेंटली कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। मेरे जितनी भी प्रतिभाएं गॉड ने मुझे दे के भेजा, मैंने उन पे हमेशा काम किया इसीलिए, और यही कोशिश की उसको बेहतर 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 बनाते जाएं। तो अगर उन्होंने, मैं तो कह रही हूँ हर किसी को उन्होंने एक शरीर दिया है, एक दिया, तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। कैसे ध्यान रखते हैं फिटनेस में? हाँ, तो फिटनेस तो मस्ट है। हाँ, अच्छा, आप वाकई जानना चाहते हैं लगता है। वॉकिंग, जिमिंग। हाँ, सीरियस है। देखिए, ये बहुत बड़ी तपस्या है ना, और लेकिन अच्छी बात है कि आजकल लोग बिल्कुल डेडिकेटेड हैं फिटनेस को लेके, बहुत सीरियस हैं। बस यूं ही नहीं करते लोग, नॉलेज रखते हैं, गूगल पे जाते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर ध्यान देते हैं। तो अब ये कोई राज है नहीं एक्चुअली कि आप कैसे फिट रख सकते हैं। अब एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप कितने डेडिकेटेड हो उसके लिए, है ना। सबको सब कुछ पता है। हाँ, कम खाओ, पानी पियो। हाँ, और रेगुलर एक्सरसाइज करो, ये 3 चीज़ें तो करनी ही है, सबको मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है
अरे कौन करे, अरे हमें कौन सा ये करना है, अरे हमें कौन सा वो करना है। तो मुझे लगता है कि जो आईना में मैंने अभी गाना सुना है ना, आईना ही आपका सबसे बड़ा जज है। जो करें आप खुद के लिए करें, खुद के लिए करें। हाँ, क्योंकि आप जवाबदेही आपके उस आईने से है। वो जब वो आपको दिखा रहा है मोटा, तो आप उसको फिर आप उसको पतला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और फिल्टर यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, है ना। वो लोग बहाने बना लेते हैं, अरे मैं तो, मेरा तो काम है जी, ऐसा है, वर्किंग आवर्स ऐसे। तो मैंने हमेशा खुद के लिए वक्त निकाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत लोग मुझसे, आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं। तो ये जो घड़ी और एक कैलेंडर, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर चीज़ कैलेंडर पे मार्क होती रहती है। घड़ी में टाइम बिना, मतलब इतना ज़्यादा अट्यून्ड है कि मैं बिना घड़ी देखे भी बता सकती हूँ कि कितना बजा हुआ है। और मैं बहुत अर्ली राइजर नहीं हूँ कि सुबह 6 बजे उठ के वॉक पे जाऊँ। आराम से सोती हूँ, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी रहती है। हाँ, आराम से उठती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज, अर्ली खाना, 7:30 तक खाना ख़त्म हो जाता है मेरा। और 13 आवर्स की इंटरमिटेंट रखती हूँ, अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बोलते हैं। तो इतना फास्टिंग आवर्स रहते हैं मेरे। और 2-2 घंटे में खाती हूँ, 5-6 मील्स खाती हूँ, पानी ज़्यादा पीती हूँ। यही टिप्स है, यही टिप्स है। 1 घंटा वर्कआउट करिए, और वॉक कर सकें तो घड़ी अगर स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, 10,000 स्टेप्स कर लीजिए बस। आप बच्चे पेरेंटिंग कैसे करती हैं? इतने सारे टाइम मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, तो पेरेंटिंग कैसे करती हैं? तो मेरे ख्याल से हर किसी के दिमाग में एक लिस्ट सेट होती है कि ये प्रायोरिटी पे है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी मेरे ख्याल से हर फीमेल के लिए होती भी है, होनी भी चाहिए। बच्चे होते हैं तो मेरे लिए भी टॉप प्रायोरिटी है पहले वो, उसके बाद फिर मैंने हर चीज़ का वक्त हर चीज़ के लिए निर्धारित किया हुआ है। तो कभी कुछ छूट भी क्या नहीं हो पाया तो ठीक है, वीकडेज़ में कि सैटरडे संडे ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो हर मोमेंट का यूज़ करती हूँ मैं, कभी खाली बैठती नहीं हूँ। हाँ, आपके और हॉबीज़ हैं कुछ? हॉबीज़ अगर आप दिखाएंगे तो ये देखिए, मैंने ये स्केच भी बनाया है। अच्छा। आपके फ्रेम में शायद आएगा नहीं। तो पेंटिंग और स्केचिंग। और अच्छी बात है कि मेरा काम ऐसा है कि वो मेरी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अब्जॉर्ब कर लेता है। भाई लिखना हो गया, कंपोज करना हो गया, गाना हो गया, तीनों चीज़ें गाने में आ गई। और अभी तो मैंने डायरेक्ट भी कर दिया एक वीडियो अपना। अच्छा। हाँ, वो कैसे किया? मैंने स्टोरीज़ की खुद लिखी। और इस बार मैंने बागडोर अपने हाथ में रखी थी। इस बार जो शूट हुआ मेरे ही डायरेक्शन में हुआ। लखनऊ में शूट किया? नहीं, बॉम्बे में अच्छा, किया। बॉम्बे, हाँ, टीम वहीं की थी, लेकिन डायरेक्शन मेरा है। अच्छा। आपका परिवार पॉलिटिकल एक परिवार है, आपकी भी रुचि है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में मेरी रुचि तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पॉलिटिक्स का डाउन साइड है वो बहुत व्यथित करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि वो ट्रिगर बन जाए और राजनीति, मुझे लगे नहीं, इसको हटाने के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन रुचि बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, अभी तो मैं फ़िलहाल उपाध्यक्ष हूँ अपने ही संघ में। मैंने चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष में चुनी गई हूँ। तो मतलब विभागीय राजनीति हाँ, है। लेकिन उसमें अभी क्या है कि सीखने को तो मिलता ही है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कितना बड़ा फ़र्क है। जनरल इलेक्शंस में पब्लिक वोट करती है और वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर्स वोट करते हैं। तो जिनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो उसे जीतना और भी कठिन और काफ़ी रिस्पेक्टेड है। अच्छा। ऑनरेबल है। अभी जो आने वाला प्रोजेक्ट है, कुछ उसका बता सकती हैं चलते चलते? आने वाले प्रोजेक्ट्स में 4 गाने तो मैंने बताए अभी तैयार हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से दिसंबर तक सारे आ ही जाएंगे। और बहुत सारे अभी स्क्रैचेस हैं तो वो भी पिच हो रहे हैं। तो काम चल रहा है तेज़ी से। अच्छा। हाँ, बढ़ता ही रहता है। और उसके साथ में मेरा अपना चैनल है, तो चैनल पे मैं कवर सॉन्ग्स और अच्छा। हाँ, अपनी संतुष्टि के लिए जैसे चाहा वैसे गाए, किसी लेबल के लिए नहीं है, तो अपने हिसाब से उस पर काम करती रहती हूँ। और बाकी शोज़ या कुछ जो भी म्यूज़िकली मुझे कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, वो सब भी चलता रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुपमा जी,
आप हमारे साथ इतने समय तक जुड़ी रहीं। और जी, सभी आपको पहले मैं बधाई देना चाहूँगी कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, और सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। हाँ, और आपने मतलब एक मकाम बना लिया आपके चैनल ने अब। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने विमेन अचीवर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है, और मैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके धन्यवाद। ऐसे और एपिसोड्स आते हैं। नहीं, ज़रूर हम आपके साथ भी मिलते रहेंगे और साथियों आप लोगों को भी मिलवाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का, और अनुपमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।